अच्छा, जो उसने वॉलंटरी खुद ही पेश होता है और कहता है कि जी ये पैसे मुझसे ले लो, प्ली बारगेन करता है। तो उसका हमने ऊपर पढ़ा था कि वो 10 साल डिस्क्वालिफिकेशन वाला वो वहाँ से शुरू होता है जिस दिन उसको रिलीज़ करता है चेयरमैन नैब, अपने नैब से। अगर वो इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोर्ट करती है तो कोर्ट उसके वहाँ से रिलीज़ करती है अपनी जो उसकी कन्विक्शन की सज़ा हुई होती है। तो ये वो वाला 25 से है। होता क्या है, प्ली बारगेन इस तरह है। मकसद इसका क्या है कि करप्शन ख़त्म करना, ऑर्डिनेंस का पैसे वापस लेना। तो वो इस तरह कर लेते हैं कि अच्छा, यहाँ पे बताया गया एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 इन यानी अच्छा, जो बंदा इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है, एनी अदर पर्सन प्रायर टू अथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिम वॉलंटरली। अभी अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन उसको सिर्फ नोटिस गया है कि आपके खिलाफ आप आएँ, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने लगी है, या उससे अभी गिरफ्तार किया जाता है फौरी तौर पे और उसे बताया जाता है हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगे, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, हमने ये करने लगे। तो वो वॉलंटरीली आता है, कम्स फॉरवर्ड एंड ऑफर रिटर्न, कहता है जी जी मुझसे ले लें आप, ये लें पैसे आप, ऐसी कैसी बात है। तो उस पर क्या है, अगर वो ऐसी ऑफर करता है दी चेयरमैन नैब मे एक्सेप्ट, उसको डिस्क्रिशन है, करे, नहीं करता ना करे, ठीक है। सच ऑफर एंड आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम सच पर्सन, वो चेक करेगा कितनी इसके ऊपर अमाउंट ड्यू है, वो सारा कुछ चेक करके सेटिस्फाई होता है एंड इट्स डिपॉजिट विद द नैब। वो अगर नैब को डिपॉजिट करा देता है, डिस्चार्ज सच पर्सन, नैब क्या करेगा, नैब उसको डिस्चार्ज करेगा पर्सन को फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ द ट्रांजेक्शन इन इशू। लफ्ज़ों का थोड़ा सा वो होता है, अल्फाज का, यहाँ पे देखें डिस्चार्ज का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा आगे चलेंगे एक और लफ्ज़ यूज़ होगा रिलीज़ का। तो डिस्चार्ज का वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में था, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने लगी थी, कोर्ट के अंदर मामला नहीं था। प्रोवाइडेड दैट द मैटर इज नॉट सब जुडिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मैटर इज नॉट सब जुडिस का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो जब इसको आप इस तरह पढ़ेंगे, मैटर इज नॉट पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, यानी मैटर उससे पहले किसी और कोर्ट के अंदर अभी तक नहीं गया था, वहाँ पे पेंडिंग नहीं था, तब क्या कर सकता है, नैब डिस्चार्ज बना सकता है। ये जो हमने पढ़ा, ये डिस्चार्ज कब बना सकता है, उसको डिस्चार्ज कब कर सकता है, अगर मैटर सब जुडिस नहीं, सब जुडिस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। अच्छा, अगर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है फिर दूसरा प्रोसीजर है, वो बता देता है। वेयर एट एनी टाइम एंड अथराइज इन्वेस्टिगेशन बिफोर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। कोर्ट के अंदर मामला क्या हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, ऊपर वाले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, वो 24 आवर्स के अंदर पेश भी करवाया है और फिर उसकी कस्टडी ली हुई है अपने पास, ठीक है। रिमांड, रिमांड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रिमांड का मतलब मारना शारना नहीं होता, रिमांड का सिंपल मीनिंग होता है, रिमांड का मतलब होता है कस्टडी। फिजिकल रिमांड का मतलब होता है कि बंदा जब तक हमारे, जब पुलिस स्टेशन में होता है पुलिस के पास, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल रिमांड। जब वो जेल में भेज दिया जाता है उसको कहते हैं जुडिशल रिमांड। और जब वो अदालत तक लाया जा रहा होता है, अरेस्ट करने वाली जगह से और अदालत के दरमियान जो फ़र्क होता है, जो फासला होता है, उस तक बंदे को लाने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं हम ट्रांजिट रिमांड। 3 किस्म के रिमांड होते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन होती है लोगों की, कोई लोग कहते हैं वो पुलिस रिमांड, रिमांड का मतलब मारना नहीं होता, रिमांड का जस्ट मीनिंग होता है कस्टडी। जब पुलिस अरेस्ट कर लिया तो या नैब ने अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करने में अगर उसको कुछ उसको मारना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है अरेस्ट करने तक, तब तक कर सकता है। उसके बाद जब पुलिस ने उसको हथकड़ी लगा दी, उसके बाद पुलिस उसको एक उंगली भी टच नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि वो जो कुछ करती है, लेकिन लॉ के लिहाज से आप उसे कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये बात यहाँ पे आ गई कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील द अक्यूज्ड ऑफर, या एक तो ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, एक ये है कि कन्विक्शन हो गई थी, फिर अपील वाला सिस्टम वो शुरू हो गया, टाइम शुरू हो गया, अपील दायर कर दिया, अपील अभी उसमें है, पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये वो सेक्शन है जो डील कर रहा है कि कोई चीज़ अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। पेंडिंग दो तरीकों से हो सकती है, एक ये कि कोर्ट के अंदर चला गया लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ठीक है, ट्रायल शुरू होगा उसकी एक अलग चीज़ है। अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ
और या कन्विक्शन हो चुकी है और अपील में गया हुआ है, तो उन दोनों को एक चीज़ समझा जाएगा। तो उसके अंदर अगर क्या करता है, एक्यूज ऑफर करता है नैब को दी एसेट्स और गेन्स एक्वायर्ड बाय मेड बाय हिम, जो भी उसके पास उसने लिया था वो कहता है जी मैं ये वापस देता हूँ, ठीक है। द चेयरमैन नैब में इन हिज डिस्क्रिशन, उसकी डिस्क्रिशन है, आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन फैक्ट्स सर्कमस्टांसिस, वो सब चीज़ें चेक करके एक्सेप्ट दी ऑफर, एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर ऑन सच टर्म एंड कंडीशन, कंडीशन वगैरह वो लगा सकता है उसके ऊपर, ठीक है। अब वो अमाउंट कौन सी होती है कि वो अमाउंट रिटर्न करेगा टू दी नैब, द अमाउंट डिटरमाइंड बाय द चेयरमैन नैब, चेयरमैन नैब डिटरमाइन करेगा कितनी अमाउंट इसने वापस देनी है। द चेयरमैन नैब शेल रेफर, अगर वो ठीक हो गया, इस तरह हो गया, तो वो क्या करेगा, रेफर कर देगा इसको द केस फॉर द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट इसकी अप्रूवल दे। चेयरमैन नैब मान गया तो अब कोर्ट को देना पड़ेगा। ऊपर वाले में चेयरमैन नैब को कोर्ट नहीं भेजना पड़ेगा, क्यों नहीं भेजना पड़ेगा भाई, वो मैटर नॉट सब जुडिस है, वो पेंडिंग बिफोर द कोर्ट नहीं है। नैब खुद चाहे तो उसने क्या किया, डिस्चार्ज ही बना दी, डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ पे कोर्ट के अंदर मैटर गया हुआ है तो वो अप्रूवल ऑफ द कोर्ट लेना लाजमी होता है। और एज द केस में बी द एपिलेट कोर्ट, अगर एपिलेट कोर्ट है तो एपिलेट कोर्ट से, एंड फॉर द रिलीज ऑफ द एक्यूज, वर्ड जरा नोट कीजिएगा, रिलीज ऑफ द एक्यूज, ऊपर क्या है, डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज, ठीक हो गया। The amount deposited by the accused with the NAB shall be transferred। अब अच्छा, जो अमाउंट इसने उसको दी है, नैब को दिया, तो नैब उस अमाउंट का क्या करेगा, तो दी नैब शैल बी, नैब के ऊपर लाजिम है कि वो क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करे फेडरल गवर्नमेंट को, या एज केस में भी, या जिस अदारे की उसे दे, प्रोविजनल गवर्नमेंट को दे, या कंसर्न बैंक को दे, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे, कंपनी को दे, बॉडी जिसकी थी उसको दे, मतलब, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर टाइम क्या है कि कब, और अथॉरिटी कंसर्न विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिपॉजिट, जिस दिन उस बंदे ने नैब को ये चीज़ डिपॉजिट करवाई थी, ये पैसे डिपॉजिट करवाए थे, उससे आगे नेक्स्ट जो 30 डेज हैं, जो मंथ है, जो भी अगला मंथ आ रहा है, उसके अंदर अंदर नैब को चाहिए कि ये उस इदारे को वापस दे दे। ये जो आप एक क्वेश्चन पूछा था कल, तो उसके अंदर जो सी ऑप्शन था वो इस वजह से था, इस सेक्शन की वजह से। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ लॉन्स ईटीसी। अच्छा, कुछ जो होता है ना लोन और बैंकों के, वो जो ऊपर हमने पढ़ा था विलफुल डिफ़ॉल्ट, और असल में उसमें क्या किया होता है बंदे ने, वो डिफ़ॉल्टर होता है, उसने लोन वगैरह लिए होते हैं, वो डिफ़ॉल्टर बन चुका होता है, तो उसने लोन वगैरह वापस करने हैं ना, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ये तो वो था जिसमें लोन वगैरह नहीं लिए हुए, ऊपर जो हमने बताया ना कि वो डिपॉजिट करवा देता है और पैसे वापस देता है करप्शन वगैरह में, ये वो वाला मैटर आ गया जहाँ पे उसने लोन लिया हुआ है। तो वो लोन की पेमेंट होती है असल में बैंकों को होती है, और बैंकों की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो SBP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपना लॉ होता है, वो अपनी रूलिंग्स हैं उसकी। अब वो फाइनेंशियल मैटर होते हैं, ठीक है, ये असल में गवर्नमेंट के जब पीपल इन्वॉल्व होते हैं ना इसके अंदर, जैसे अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, तो ऑरेंज ट्रेन के लिए इन्होंने लोन लिए होते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट से, ठीक है, और फिर उसको खुद यूज़ किया होता है, ऐसे वो सारे मामला फाइनेंशियल उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, बैंक के कुछ लॉज हैं उसके मुताबिक चलता है, इस वजह से पूरा 25A बनाया गया कि अब ये ऐसा बंदा है जो कि इन्वेस्टिगेशन में है, और उसने ऑफेंस कौन सा किया है, ऑफेंस कमिटिंग विलफुल डिफॉल्ट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, बैंक के हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। ही में एट एनी स्टेज बिफोर और आफ्टर सच अरेस्ट, और बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सच कस्टडी, ये अरेस्ट होने से पहले, ठीक है, या उसके बाद, या ड्यूरिंग दी सच कस्टडी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, सिंपल एप्लीकेशन लिखेगा टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर रिकॉन्सिलिएशन, कि भाई मेरे साथ कोई बातचीत करो, मैं वापस देना चाहता हूँ, कोई लॉन शान मुझे कोई जो कोई आप बताएं मुझे हिसाब किताब करके कितना देना है, तो रिकॉन्सिलेशन ऑफ हिज लाइबिलिटी, ताकि मेरी लाइबिलिटी उतरे थ्रू दी काउंसिलेशन कमेटी। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, काउंसिलेशन कमेटी बनाता है, एंड द गवर्नर में इफ ही डीम्स फिट रेफर द मैटर टू दी काउंसिलेशन कमेटी। काउंसिलेशन कमेटी को, अगर गवर्नर, पहले स्टेटमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर जो होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर अगर इस चीज़ से, उसकी एप्लीकेशन से मुतासर हो जाता है, तो वो काउंसिलेशन कमेटी बनाता है। काउंसिलेशन कमेटी कैसे बनती है देखें, द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शेल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर काउंसिलेशन कमेटी, जितनी उसको जरूरत है उतनी कमेटी
अच्छा जी, वो जो कंसिलेशन कमेटी होती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शेल कंसिस्ट ऑफ एन, एक नॉमिनी उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का होता है, गवर्नर, ठीक है। दूसरा कौन होता है जी? अच्छा, ये गवर्नर हो सकता है, बीइंग अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द स्टेट बैंक, वेल क्वालिफाइड प्रोफेशन, ये उसकी एबिलिटी लिखी हुई है। चेयरमैन ऑफ द कमेटी, टू नॉमिनीज ऑफ द नैब, नैब के दो बंदे आते हैं उसके अंदर, जो कि चेयरमैन नैब ने भेजे होते हैं। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भेजता है। एक वन चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है टू बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ये ICA पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है जो CA के सारा एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाता है। कराची में इसका हेड ऑफिस है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी तरफ से वो भेजेगा। सच नॉमिनेशन ऑन टू बी ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर इन सब के नाम लेगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द एक्यूज, और एक एक्यूज भेज सकता है अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ताकि वो भी देखे कि भी ये सही हिसाब किताब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टू बी नॉमिनेटेड बाय द लेंडर बैंक और फाइनेंशियल बैंक, और एक जिस बैंक ने लोन दिया था वो भी अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट पेश कर सकता है। ये तो होगी जी कमेटी, कंसलेशन की कमेटी होगी। अब ये कमेटी क्या करेगी? इसको छोड़ दें, एक्सप्लेनेशन ये आपके काम की नहीं है, बैंकिंग लॉ के मुतालिक है। अब ये कमेटी बन गई, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए बंदे कितने एक बंदे होते हैं इसके अंदर। वो तादाद में भी पूछ सकता है, या मे भी ये पूछ सकता है कि ये होता है कि नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बैंक। कॉन्सिलेशन कमेटी क्या करेगी? चेयरमैन ऑफ कॉन्सिलेशन कमेटी, उसका एक चेयरमैन बनाया जाएगा कॉन्सिलेशन कमेटी। शेल कनकेव, वो जो क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर होगा या उसका वो ऑफिसर होगा जो उसने ऊपर लिखा। द चेयरमैन ऑफ शेल कन्वेन दी मीटिंग्स एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग, उसने सब कुछ चलाना है। प्रोसीडिंग, उसका प्रोसीजर क्या चलाएगा वो खुद डिसाइड कर सकता है कि क्या इसका प्रोसीजर है। अच्छा जी, क्या करेगा वो? एग्जामिनेशन करेगा रिकॉर्ड की कमेटी, फिर सब कुछ करके क्या करेगी? शेल डिटरमाइन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले वो डिटरमाइन करेंगे कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितनी अमाउंट इसने देनी है एक्यूज में, कैलकुलेटिंग अकॉर्डेंस विद द लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने रेगुलेशन और लॉ हैं उसके मुताबिक वो करेगा, ठीक है। ये जब उसने कर ली, क्या करेगा? कंसिलेशन कमेटी क्या करेगी? शैल कंक्लूड द रेफरेंस, पूरा रेफरेंस, इसको भी एक रेफरेंस कहते हैं। ये रेफरेंस होता है कंसिलेशन कमेटी वाला रेफरेंस, लॉन वगैरह की वजह से इसको रेफरेंस बिफोर दी कंसिलिएशन कमेटी कहते हैं। विद इन 30 डेज क्या करेगा? कंक्लूड करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर ये काम सारा मुकम्मल करेगा। एंड इट्स रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन देगा कि भाई ये बात है, शैल बी रिकॉर्डेड बाय इट्स चेयरमैन, वो जो चेयरमैन है कमेटी का वो एक रिकमेंडेशन लिखेगा। शैल कंटेन द व्यू ऑफ ऑल मेंबर्स, और हर मेंबर का अपना अपना जो व्यू होगा वो भी वहाँ पे लिखेगा। और कंसिलेशन कमेटी जो क्या करेगी, इसको किसको भेज देगी? सबमिटेड टू दी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर साहब को भेज देगी। गवर्नर साहब क्या करेंगे इसको? जी, दी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो उसकी रिकमेंडेशन वगैरह पढ़ेगा एंड मे एक्सेप्ट, अगर वो सेटिस्फाई है तो एक्सेप्ट कर लेगा द रिकमेंडेशन, और मे रीज़न फॉर बी रिकॉर्डेड, या अगर उसे कोई इतराज़ है तो वो रिकॉर्ड करके उनको बताएगा कि भी ये बात है। वो अब इन चीज़ों को देख के एक ऑर्डर, अप्रोप्रिएट ऑर्डर करेगा, ठीक है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसलेशन कमेटी और पासिंग एनी ऑर्डर, अदर ऑर्डर फॉर सच शैल कॉन्स्टिट्यूट डिसीजन ऑफ द गवर्नर। ये डिसीजन होगा किसका? गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर करेगा। अच्छा, अब क्या होगा? एक्यूज अंडरटेक्स टू रीपे, मतलब एक हल्फन वो लिख के देगा कि मैं रीपे करूंगा द अमाउंट एज डिटरमाइंड बाय द कंसलेशन कमेटी। द चेयरमैन नैब विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट में रिलीज द एक्यूज्ड। अच्छा जी, वो क्या करेगा? वेल दी एक्यूज अंडरटेक्स, अगर वो बता दे कि भी मैं ये जो अमाउंट मैं लिख के दी है ये मैं पे करने के लिए तैयार हूँ और पे करूँगा, तो कंसिलिएशन कमेटी के ने जो अमाउंट बताई गई है, तो चेयरमैन नैब क्या कर सकता है? विद दी अप्रूवल ऑफ कोर्ट,
कोर्ट से अप्रूवल लेगा, मे रिलीज द एक्यूज्ड, रिलीज का वर्ड है, डिस्चार्जिंग रिलीज का, फिर कोर्ट के अंदर मामला होगा। अच्छा जी, द डिसीजन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का जो डिसीजन होता है कमेटी के उस पर कम्युनिकेटेड टू द चेयरमैन, चेयरमैन नैब को बताता है, विच शैल बी बाइंडिंग ऑन हिम, जो कि चेयरमैन नैब के ऊपर बाइंडिंग होता है, एक्सेप्ट फॉर वैलिड रीजन, अगर कोई वैलिड रीजन है तो वो राइटिंग के अंदर क्या अप्रूवल ऑफ द कोर्ट को भेजेगा, टू बी अकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो 7 डेज के अंदर अंदर चेयरमैन नैब एक बात लिख के उसको भेज देगा कोर्ट के पास। In the failure of either of the conciliation committee to conclude the reference, maybe conciliation committee किसी फैसले पे नहीं पहुंचती, फेल हो जाती है विदिन 30 डेज के अंदर, या टाइम कम है तो कुछ और चीज़ें होने चाहिए, अभी टाइम चाहिए। द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग फेलियर ऑफ द एक्यूज्ड, मे बी एक्यूज्ड का मैं एक्सेप्ट नहीं करता, भाई आपने बहुत ज़्यादा बना दिया है, इस तरह नहीं होता, हम नहीं इसको सबमिट करना चाहते, मैं आपकी कमेटी के डिसीजन को मानता ही नहीं हूँ, तो वो क्या होगा, एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द गवर्नर का जो डिसीजन है वो क्या मैं ये नहीं मानता रिगार्डिंग द पेमेंट कि भी इतनी पेमेंट करनी है। सच फेलियर, अगर ये ऐसा फेलियर हो जाता है टू एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंट द डिसीजन शेल बी रेफर टू द कोर्ट, ये सारा मामला किधर भेज दिया जाएगा, नया कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31D, आगे सेक्शन 31D आएगा, उसके लिहाज से इसको भेजना है, ठीक है। एंड द कोर्ट में प्रोसीड विद द केस देयर आफ्टर, कोर्ट जाने फिर उसका काम जाने वो आगे आ जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ 30 डेज, जो ऊपर 30 डेज का पीरियड है, मे बी एक्सटेंड, वो एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर सिर्फ उसकी बात है तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द गवर्नर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो जो गवर्नर है वो कर सकता है फर्दर पीरियड एज मे फाइंड नेसेसरी, जितना उसको लगे कि ये करना चाहिए तो वो कर सकता है, लेकिन वो रीज़न उसकी साथ रिकॉर्ड करेगा। 26 करते हैं जी, टेंडर ऑफ पार्डन कौन माफ़ कर सकता है, टेंडर ऑफ पार्डन का मतलब होता है कि कौन माफ़ कर सकता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्डन का राइट दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो जनाब किसी भी बंदे को, किसी भी एक्यूज को पार्डन कर सकता है, बेशक कत्ल का मुकदमा क्यों ना हो। तो इस तरह यहाँ पे भी है, पार्डन की वो डाली उन्होंने के अच्छा जी, एट एनी स्टेज इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल द चेयरमैन नैब में, यहाँ पे चेयरमैन नैब को इजाज़त दी गई है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पे विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एन एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन करेक्टली इनकरेक्टली, अच्छा ये किस बंदे को पार्डन कर सकता है कि इस बंदे से एविडेंस लेना है कि नहीं, इस बंदे की शहादत रिकॉर्ड करानी है कि नहीं, ये उनको पार्डन कर सकता है। मतलब एक बंदा तो इन्वॉल्व हुआ है, अब उसने जोन जोन से एविडेंस इकट्ठे किए, जिस जिस बंदों का बयान करवाना है, तो वो उनको माफ़ भी कर सकता है कि अच्छा चलो तुम्हारी रहने दो, इसकी करवा देते हैं, इसकी रहने दो, इसकी करवा देते हैं, ठीक है। तो वो फुल और कंडीशनल पार्डन कर सकते हैं, ये आपकी काम की चीज़ ये है, फुल और कंडीशनल। या कंडीशन लगा सकता है कि भाई आप इस चीज़ से बरी हो जमा और इस चीज़ के ऊपर आप अपना एविडेंस करवाओगे, या फुल कर सकता है ठीक है यार आप जाओ, आपको आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपसे एविडेंस नहीं लेंगे, ठीक है। किसी भी बंदे का एविडेंस वो पार्डन कर सकता है, कंडीशनली या फुली। अच्छा जी, एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग टेंडर ऑफ पार्डन, अब जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया है, जिसको पार्डन मिला है, शैल बी एग्जामिन्ड, वो एग्जामिन लाजमी होगा बाय अ मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट, एंड शैल आल्सो बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन सब्सिक्वेंट ट्रायल, अगर ट्रायल के अंदर उसकी ज़रूरत पड़ती है एग्जामिन करने की, एग्जामिन का मतलब होता है उसके ऊपर जिरा करना, क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। तो उस बंदे को वो जो पार्डन कर रहा है वो पार्डन कर रहा है, एविडेंस मजीद नहीं ले रहा, नहीं कुछ कर रहा, लेकिन अगर उस बंदे के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है लीगली तो उसको एग्जामिन कर सकता है मजिस्ट्रेट एज अ विटनेस, ट्रायल के अंदर वो एज अ विटनेस पेश होगा। अच्छा जी, जिस सेक्शन के तहत यहाँ पार्डन दिया गया है वो नहीं होगा इन द केस ऑफ फुल पार्डन बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्डन वाज ग्रांटेड, जो द पर्सन टू होम पार्डन हैज बीन ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट इन द केस ऑफ अ फुल पार्डन बी ट्राइड फॉर द, ये फुल पार्डन उस तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये उस फॉर द ऑफेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द विच पार्डन वाज ग्रांटेड, ठीक है। सिर्फ उसका
जहाँ तक उसको कहा गया कि यहाँ तक आपको पार्डन है इस उसमें, लेकिन दूसरे केस के अंदर अगर वो आता है तो उसके अंदर उसको एग्जामिन किया जा सकता है, उसका एविडेंस लिया जा सकता है. In case of conditional pardon, be awarded a punishment or penalty higher or other than that specified in the grant of pardon, notwithstanding the punishment or penalty authorized by law. अच्छा, वो अगर उसको बाद में अभी आगे आएगा कि वो ऐसा कोई फेक एविडेंस देता है और वो उसको पार्डन अगर आधा मिला है या पूरा मिला है, ठीक है, अगर आधा मिला है और आधी चीज़ों के ऊपर वो एविडेंस दे रहा है तो उसकी पेनल्टी जो पनिशमेंट होती है फॉल्स एविडेंस रिकॉर्ड कराने की, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये वो बता रहे हैं कंडीशनल की वजह से उसकी पेनल्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर कोई बंदा मिस स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस कोई ऐसा काम करता है कंडीशन ऑन विच ही टेंडर्ड, टेंडर्ड मतलब उसे अता किया गया था, दिया गया था, ये पार्डन दिया गया था. पार्डन मतलब माफ़ी दी गई थी कि आप इससे बरी हो जाए, मतलब आपको हम इजाज़त देते हैं कि आप ये वाला एविडेंस ना करवाएं, ज़रूरत नहीं है. तो अगर उससे उसको इजाज़त दी गई थी कि वो पार्डन था और उसने इसमें हेरा फेरी की है, मतलब उसने कहा कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और उसको लगा, चेयरमैन नैब को लगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगा कि यार ये इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम पार्डन दे देते हैं. बाद में पता लगा कि इसने झूठ बोला है. सच अ पर्सन मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्डन वाज सो टेंडर्ड. तो वो क्या हो सकता है, उसके लिए दोबारा उस ऑफेंस के अंदर दोबारा उसको ट्राई किया जा सकता है, उसका दोबारा ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है. ओके जी. फॉर एनी ऑफेंस ही अपेयर्स ही हैव बीन गिल्टी करेक्शन, ठीक है, ये होगा. अच्छा, एनी स्टेटमेंट, इसकी सज़ा. अच्छा, any statement made before a magistrate by a person who has accepted a tender pardon may be given in evidence. अच्छा, वो जो अपनी स्टेटमेंट जाके देता है मजिस्ट्रेट के सामने कि ये मुझे पार्डन मिला है और मैं ये बात आपको कहता हूँ, वो झूठ है या सच है, वो बाद में केस के अंदर अगर कहीं पे ज़रूरत पेश आती है तो उसको एज एन एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा कि इस बंदे ने तो ये कहा था. वो बंदा कहेगा कि मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है और उसको पार्डन दे दिया. केस में आगे बात आती है कि ये वही बंदा है जिस बंदे ने ये बात कही थी और जिसकी वजह से हमने इसे पार्डन दिया था, इसको हमने माफ़ी दी थी. तो ये वही बंदा है जिसकी वजह से जो उसकी स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को एज ए एविडेंस पेश किया जा सकता है. 27 देखते हैं जी, 10 मिनट रह गए हैं इसकी मीटिंग एंड होने में, तो 27 कर लेते हैं. पावर टू सीक असिस्टेंस, पावर है जी नैब के पास कि किसी भी इदारे की अगर उसे असिस्टेंस चाहिए, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट का इदारा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो पावर टू सीक असिस्टेंस उसके पास है कि वो किसी भी अदारे से वो ले सकता है. ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात. तो ये एक सिंपल सी बात है. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ इन द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो. जो चेयरमैन नैब है और ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड may appoint such officer and staff as may consider necessary for the efficient performance of the function of the NAB and exercise power under this ordinance. किसी कोई स्पेशल बंदा, कोई ऐसा कोई ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो कर सकते हैं. ठीक है, ये जो बंदा होगा, ये वाली अपॉइंटमेंट होगी चेयरमैन नैब की तरफ से एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए. ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता. तो ये क्या होता है, दिस ऑफिसर मेंबर स्टाफ शेल बी इंटाइटल्ड टू सच सैलरी, सैलरी वगैरह तो मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगी. और चेयरमैन नैब अप्रूवल लेगा इसकी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जी ये मैं इतनी वैकेंसीज हैं ये वाली, लेकिन ये एडी नैब वाली नहीं, थ्रू एफपीएससी वाली नहीं, लेकिन ये कुछ अलग होती हैं, ये बीच में आती रहती हैं, ज़्यादातर वकाला के लिए आती रहती हैं, जिसके अंदर सिंपल एक फॉर्म बनाते हैं, कहते हैं जिसके ऊपर अपने नाम लिखें और ये सब होते हैं, कोई फीस वगैरह नहीं होती. तो वो ज़्यादातर इनके अपने जो सर्कल में जानने वाले वकील वगैरह होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई उसके ऊपर इस तरह का प्रोसेस नहीं होता, 1-2 साल के लिए रखते हैं. तो सब्जेक्ट टू सब सेक्शन ई, प्रोविजन ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन अपॉइंटेड इन एम्प्लॉय बाय द नैब. जो नैब जो अपॉइंट करता है, ये जो ऊपर बात की गई है, इस बंदे के ऊपर, इनके ऊपर सिविल सर्वेंट एक्ट नहीं लगता. अच्छा जी. Nothing shall apply to a person who is in a civil
civil servant within the meaning of law relating to the appointment as civil servant, the federation province deputies are posted in NAB। अच्छा, ये कोई बंदा ऐसा नैब के अंदर आता है जो कि सिविल सर्वेंट है, मतलब दूसरी तरफ पे फेडरेशन का वो ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी लग जाती है मोस्टली, जैसे देखें पुलिस वालों की ड्यूटी लग जाती है, एसपी रिक्वायर्ड होते हैं इन्हें, तो वो अगर उधर फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट एक्ट लग रहा होता है, लेकिन जब वो नैब के साथ काम कर रहा होता है तो उसके ऊपर तब भी लगेगा, उसके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा कि उसके ऊपर सिविल सर्वेंट एक्ट नहीं लग रहा। ये सिर्फ उस बंदे के लिए जिसको नैब खुद क्या कर रही है, एम्प्लॉय कर रही है अपने लिए, उसके ऊपर सिविल सर्वेंट एक्ट नहीं लगता, जबकि बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर लगता है अगर वो सिविल सर्वेंट में नौकरी कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी नैब में लगी है। ठीक है जी। द चेयरमैन में अपॉइंट्स एडवाइजर, अच्छा इसको इजाज़त है कोई भी एडवाइजर ये वो कोई अपनी एडवाइस अपनी ड्यूटीज़ के लिए असिस्टेंस के लिए कुछ भी वो कर सकता है, appoint as well. The chairman NAB shall not be required to consult the Federal Public Service Commission for making appointments and on matters relating to qualification of a person for such appointments and method for their recruitment and the qualification for appointments and method of the recruitment shall be such as may be। इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि ये FPSC को बताए कि भाई मैंने ये अपॉइंटमेंट करनी है, तो ये खुद भी कर सकता है, ये इजाज़त दी गई है इसकी। ठीक है जी, हम इसको एंड करते हैं यहाँ पे, इसको एंड करते हैं, फिर दोबारा नया लिंक भेजते हैं तो उसको ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आगे थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। 5 PM से पहले पहले हम इसको कंक्लूड करके क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कर लेंगे। तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, मैं दूसरा लिंक आपको भेजता हूँ तो उससे आप ज्वाइन करें।